हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 के इम्पोर्टेंट साइंस के थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस के थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम 8 मार्च को साइंस का एग्जाम है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनका सारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, जब कभी लाइट आपका सर आपके 90 डिग्री से छोटा अगर बेंडिंग अगर लाइट का, तो अगर एक मीडियम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो ये लाइट अगर बेंड कर रहे हैं प्रकाश, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन किरण, इसको बोलते हैं आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? अपवर्तन किरण। इसको ये इंसिडेंट रे, ये क्या होता है? ठीक है, तो बोला क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम या संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि जो बच्चा को नजदीक दिखे दूर का नहीं दिखे, जिसे नजदीक का दिखे दूर का नहीं दिखे, उसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर के वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे दूर किया जाता है। वही पूछ दिया जाए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष सर नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन किंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे ठीक किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के बने चश्मे द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष भी समझ में आ गया, निकट दृष्टि दोष भी समझ में आ गया। अब तीसरा जो आते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? तो सर ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्या बोला जाता है कि संतुलित आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि या द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का क्या करे? पालन करे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देंगे, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। तो मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 रहता है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम 2, ये आपका संतुलित। आपके रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना है? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे। इसीलिए जितना अभिकारक में परमाणु की संख्या होगा अलग अलग तत्वों का, उतना ही उत्पाद में भी होना चाहिए। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। ये आपका नहीं है सर, 4 नंबर नहीं है, ये सिलेबस से हटा दिया गया। क्वेश्चन 5 बोला जाता है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता से संतान को क्या होता? प्राप्त होती है। डीएनए का प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 6, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है?
कि सर इकोसिस्टम में स्कवेंजर का क्या रोल है। तो सपोज करो कि सर पत्तियां झड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो उसको डिकम्पोज करने वाला अगर कोई नहीं है तो क्या होगा, वो पहाड़ धीरे धीरे देखते हो ना प्लास्टिक का पहाड़ हो जाता है, क्योंकि उसे डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं है। तो उसी तरह परितंत्र में अगर आपका मार्जक नहीं होंगे तो क्या होगा, जीवों मरे हुए चीजों का आपके पहाड़ बन जाएंगे, जो आपके परितंत्र को डिसबैलेंस इम्बैलेंस कर देगा, असंतुलित कर देगा। उसको संतुलित बनाए रखने के लिए अपमार्जकों की भूमिका बहुत जरूरी है। तब क्या बोला जाता है, अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के कोई 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो भूमिगत जल के कोई 2 लाभ, भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। दूसरा, भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं और खेतों में नमी बनाए रखते हैं। दूसरा, भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 1, क्या बोला गया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो प्रतिबिंब सर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्न है। एक तरफ अवतल दर्पण लिखेंगे, दूसरा तरफ उत्तल दर्पण लिखेंगे। जो प्रतिबिंब आपके अवतल दर्पण में बनता है वो सीधा एवं उल्टा बनता है, दोनों तरह की इमेज बनती है। प्रतिबिंब बनता है कहाँ, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, उसका सीधा हमेशा सीधा बनता है। दूसरा जो बातें है, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होते, काल्पनिक इमेज होते हैं, और उल्टे जो प्लेन मिरर में आपका बनता है ना, जो ऐना घर पे देखते हो, उसमें आपका काल्पनिक इमेज बनता है, काल्पनिक आभासी बनते। और उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। और लेकिन आपके जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है वो आभासी बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, बड़ा होगा, वही साइज का होगा, वो आपके प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु की स्थिति पर, वस्तु कहाँ रखा हुआ, वस्तु ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार होता है उत्तल दर्पण में वो वस्तु से छोटा होता है। वो आपका कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता, उसका हमेशा छोटा इमेज बनता है। और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो आपका माइनस होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन आपके ऋणात्मक होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का जो आपके फोकस दूरी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो सर सूर्य के समय में जो आपका सूर्योदय जो होता है यहाँ पे होते हैं, और मानो सूर्यास्त यहाँ पे हो रहा है। तो ये मानो कि आपका जो है ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो इस समय जो होता है क्या कि आपकी जो लाइट है ज्यादा ट्रेवल करता है, ज्यादा दूरी तय करता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो छोटे छोटे आपके वेग तरंग दैर्घ्य वाले जो आपकी लाइट है, कलर लाइट है, प्रकाश जो है, ठीक है, रंग प्रकाश जो है, जैसे ब्लू कलर हो गया, नीला कलर, बैंगनी कलर, ये क्या होते हैं, स्केटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाते हैं। बाकी जो रेड होता है, लाल कलर, वो डायरेक्ट आपका आंख तक पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक हो जाता है। आपके नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक हो जाता है। तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 बोला गया कि निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए।
तो H2 और Cl2 जब बनते तो HCl बनते हैं। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 2 आपका हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, खत्म, पहला खत्म हो गया। दूसरा सर कि NaH2O के साथ रिएक्ट करवाएं तो NaOH बना और H2 बने, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो सर, 2 जैसे लगाएंगे यहाँ पे 2 लगा दो, 2 यहाँ पे जैसे लगाओगे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब देखो सर हाइड्रोजन 4, तो ये यहाँ पे सोडियम 2 होना चाहिए, सोडियम 2 लगा दो, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखो तीसरा MnO2 HCl, मैंगनीज ऑक्साइड जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड क्लोरीन गैस और H2O बनता है। तो रिएक्शन बैलेंस करना है तो MnO2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखो सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो ना, देखो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए। तो मतलब कि आपके सारा बैलेंस हो गया। समझ आ गया कैसे बैलेंस करते हैं? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले धातु को बैलेंस करें। धातु अगर बराबर हो गया तो आधातु को बराबर करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अगर आधातु बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, तो फिर ऑक्सीजन को करो, फिर ऑक्सीजन हो गए, उसके बाद हाइड्रोजन को करो, यही रिपीट करते रहना है। समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो अम्ल वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब पीएच का मान जब वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो वह जल जो होगा वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं, उसमें कोई आयंस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वर्षा जल में आयंस पाया जाता है जिसके कारण वो विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। तो आश्रित जल शुद्ध होते जिसमें आयन नहीं बनता है, विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल में आयन होते हैं। उसी कारण वर्षा जल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। समझ आ गया? तो यही तो आपका बताना था सर। तो बोलता वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस में जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। मतलब कि जिसमें H+ आयन, जिसमें आयन है वो विद्युत धारा को चालन करेगा, जिसमें H+ आपके आयन नहीं है वो आपका नहीं करेगा सर। जिसमें आयन है वो विद्युत धारा क्या करेगा? चालन करेगा, विद्युत धारा को चालन करेगा, विद्युत धारा होंगे, फ्लो करेगा। लेकिन जिसमें आपकी आयन नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। एथन से व्युत्पन्न, एथन से क्या बनाना है? व्युत्पन्न एक अल्डिहाइड बनाना है। तो एथेनल क्या बनेगा सर? एथेनल बनेगा। एथेन से व्युत्पन्न आपके क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड बनेगा तो एथेन से, तो एथेन क्या होता है? CH3 तो CH3 मतलब CH3 क्या हो जाएंगे? CHO हो जाएगा। इसका संरचना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएंगे, एथेनल हो जाएंगे। और ऐसा जो संरचना, जो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा। ऐसा संरचना लिखेंगे C डबल बॉन्ड O H लगा दो, फिर क्या H लगा दो। अब प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन बनाना है। प्रोपेन से क्या बनाना है? कीटोन, प्रोपेनोन बनेगा, प्रोपेनोन बनेंगे CH3CO CH3। अब सर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3C लगा दो, पहले 3C लगा दो, बीच में डबल O CO साहब बैठेंगे ना, बीच में CO साहब, फिर H लगा दो। कार्बन कितना? 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक बन चुका है, 2 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, खत्म। 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में, खत्म हो गए। प्रोपेन से प्रोपेनोन बन गया। मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोजेलिक अम्ल बनाना। मीथेन से क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड बनेंगे। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम जो है फॉर्मिक एसिड भी नाम है, कॉमन नाम से बहुत है, लाल चिट्टा में पाया जाता है। प्रोपेनोन का है दूसरा नाम एसीटोन है, कॉमन नाम, ठीक है। अल्डिहाइड का एसिटल डिहाइड है, एथेनल का एसिटल डिहाइड है, याद रखिएगा ये सब। मिथेनोइक अम्ल जो है, मिथेनोइक अम्ल बनेंगे सर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? HCOOH हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल का। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O, OH इधर लगा देंगे, H इधर लगा देंगे सर, बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 13 नंबर क्या बोलता है देखिएगा। 13 नंबर जो बोलता है कि 13 नंबर क्या बोलते हैं सर? 13 नंबर जो बोलता है जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो ये सर इमरजेंसी कहा जाता है इसको। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि जब गुस्सा आए, जब आप ज्यादा गुस्सा में हो गए, एंग्री में हो गए, तो सारा जो है वो एक्टिव वहां पे लगा देगा कि बॉडी मेरा सही से काम करे। तो एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों के धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है या रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगता ही है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। तो एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या होता है सर? ये आपातकाल हार्मोन है, मतलब कि जब गुस्सा में होंगे, तनाव में होंगे, भय में होंगे, उस समय आपका सारा जो है ये सारा चीज का धड़कन बढ़ जाती है इससे, ठीक है, और जितना भी ऑक्सीजन की आपूर्ति है होने लगती है हमारी पेशियों में। तो ये आपका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो सर ये आपका होता है ऊर्जा के आदर्श स्रोत में निम्नलिखित गुण होते हैं: प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य। ये आपके इसी सिलेबस में सोर्स ऑफ एनर्जी हट गया, ऊर्जा का स्रोत हटा दिया गया, तो 14 नंबर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बोला जाता है क्या? पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो पार्श्व क्रम होता क्या है? जब मतलब कि जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसके करंट, इसके विद्युत धारा अलग अलग होती है, अलग प्रतिरोध का अलग अलग होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है, विभवांतर एक ही होते हैं। तो माना कि प्रूफ करना है तो 3 आपके यहां से मानते हैं सर, 3 रेजिस्टेंस है, 1, 2 और एक तीसरा 3 रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक बैटरी से भी बैटरी से जोड़ देते हैं। करंट इसमें आई जा रहा है, अब करंट क्या करेगा? ये R1 मानते हैं, ये R2 मानते हैं, ये R3 मानते हैं। इसमें करंट I1 चला गया, इसमें करंट I2 चला गया, इसमें करंट क्या चला गया? I3 चले गए। अब चले गए I3 तो ये क्या हो गया? I हो गया। अब समझिएगा, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि I1 में करंट, अगर R1 है तो करंट अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दोनों में भी होगा। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इन पर भी विभव की मात्रा समान होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जबकि इनकी विद्युत धाराएं मान लेते हैं R1 के लिए I1 है, R2 के लिए I2 है और R3 के लिए I3 होगी। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R1, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है सर। तो यहां से लिख सकते हैं क्या? I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R2, I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R3। तो बिंदुओं A और B के बीच कुल धारा, बिंदुओं A और B, मान लेते A और B यहाँ पे बिंदु है, A और B के बीच में करंट धारा क्या? आपकी कुल धारा जो होगा, जो आप I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे। अब यहां से लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या मान लेते हैं? V/R इक्विवेलेंट, ये तीनों के बराबर एक मान लेते हैं। तो अब I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, यही तो लिख सकते हैं सर। अब क्योंकि I1, I2, I3 का वैल्यू रख दिए, अब जो हम सॉल्व करते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू क्या रख सकते हैं? I इक्वल टू जो हम रख सकते हैं सर, I यदि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं, R है तो I इक्वल टू क्या ले सकते हैं? V/R। अब I इक्वल टू क्या था? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो I के जगह पे V/R रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा। अब क्या हो जाएगा? V कॉमन ले लेते हैं, V कॉमन ले लेंगे तो V/R इक्वल टू V
ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखो v से v कट जाएंगे और क्या आ गया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही तो प्रूव करने थे, यही तो मतलब कि क्या होगा रेसिप्रोकल क्रम में आप कर लो पहले सारे रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को, उस पर जोड़ दो, ये क्या निकलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व बोला जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है, या तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। मतलब एक अगर रेस्ट में है, अगर आपका रुका हुआ तो एक मोशन कर रहा होगा, गति में होंगे। तो किसा कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र अगर घूम रहा है तो कंडक्टर वहां पे स्थिर रहेंगे, अगर कंडक्टर गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र रुका हुआ है। समझ आ गया? तो ये दोनों के बीच में जो आपके वहां पे वोल्टेज उत्पादन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। समझ आ गया? तो उसी क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक प्रयोग द्वारा तांबे के तार को दो अलग अलग कॉइल ले जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ हो, क्रमशः 50 या 100 मोड़, उन्हें एक अचालक बेलनाकार रोल के ऊपर डालें, एक बैटरी और एक प्लग कुंजी के साथ श्रृंखला में बड़ी संख्या में मोड़ वाले कॉइल 1 को कनेक्ट करें, अन्य कुंडल 2 को भी गैल्वेनोमीटर से जोड़िए। कुंजी प्लग इन करे गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करेंगे। हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है, और जैसे ही कुंजी प्लग इन करें तो क्या हो जाता है गैल्वेनोमीटर का निरीक्षण करेंगे, हम देखते हैं क्या गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत एक तरफ कूद जाती है, और जैसे ही जल्दी से सुई पर लौट आती है, कुंडल 2 में एक क्षणिक धारा का संकेत देती है। मानो 2 आप बना दो सर, 2 कुंडल बना दो, एक में बैटरी से जोड़ दो, एक बैटरी से जोड़ दो, और एक जो है एक कुंडल और बनाओ, एक कुंडल में क्या करो गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो। अब यहां से जब देखोगे स्विच को जैसे ऑन करोगे, यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, आपके चुंबकीय क्षेत्र चेंज करेगा, उसके कारण यहाँ पे कुछ करंट आ जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एग्जाम्पल से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले गए, तो क्या बोला गया यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। कॉइल 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट करें, आप देखेंगे कि सुई पल भर में चलती है लेकिन विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि अब कॉइल 2 में विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होते हैं। जब आप ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, स्विच को इन करोगे, प्लग को की को, या उसको ऑफ करोगे, बंद करोगे, तो आपका करंट वहां पे डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि विद्युत आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र उसमें क्या आया, बदलाव आया। बदलाव के कारण दूसरा में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। धातु एवं अधातु, क्या बोला गया, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर, एक तरफ धातु लिखेंगे एक तरफ अधातु। पहले भौतिक अंतर लिखते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसीलिए सोना चांदी तभी तो हम ज्वेलरी बनाते हैं सर। अधातु में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है, अपवाद है जिसमें चमक होती है। दूसरा, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, मतलब एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और आपका हीट का। लेकिन अधातु जो है उष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती है, कुछ चालक होती है। धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, अधातु आपकी आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती। चौथा सर, धातु मजबूत होता है, अधातु मजबूत नहीं होते हैं। धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होते हैं। रासायनिक अंतर, धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं Na+Mg2+। अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं Cl-O2-। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होती है, Na2O जब वाटर से रिएक्ट करेगा जल से तो NaOH बनाएगा। अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है, अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बनेगा।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कुटपादों के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कुटपादों के द्वारा होता है। बोलता है कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपादों बोले तो सुडो, ठीक है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सत्ता के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो एक केंद्रक है, एक खाद्य कण है, अमीबा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे खाना देखा तो क्या हुआ कि ये पदाब या कुटपाद बोलते हैं, वो आपका क्या हुआ, निकाला यहाँ। अब इसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो खाद्य रिक्तिका वो फूड वैक्यूल बना लिए, खाद्य कण उसके अंदर चला गया। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर चले गए। अब जब अपचा भोजन जो हो गया वो आपका एक छिद्र, कहीं पे भी अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। इस तरह अमीबा का में पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो अनुवांशिकता वो हेरिडिटी क्या है, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है, या संतति में पैतृक लक्षणों के संरक्षण को अनुवांशिकता कहते हैं। जो माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, तो अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती। कहते हैं ना, इसका खानदान ऐसे है, मम्मी लोग कि इसका पापा का खानदान ऐसे ही था तो वो भी वैसे ही कर रहा है, तो मम्मी लोग ताना मारते ना पापा को लेकर, तो बस उसी तरह थी। तो यहाँ पे कि खानदान का क्या होता है, उसमें जीन फॉलो होते हैं, दादा परदादा जो है, परदादा का बाद दादा में, दादा का पापा में, पापा के बाद मम्मी में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फादर मदर दोनों के होते हैं। अब दूसरा जो बोला गया, या द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती। तीसरा, यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है, इसमें विभिन्नताएं अलग भी आती हैं। तो तभी तो सर अभी के टेम्परेचर, अभी देखते हो ना, अभी के लोग बच्चे ज्यादा मोबाइल से आकर्षित होते, समझ आ गए। तो इस तरह से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज सब्जेक्टिव का जरूर देख के जाएं, इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते आ सकते हैं सर। धन्यवाद।